वेलकम एवरीवन। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज से ई फॉर इकोनॉमिक्स। ई अंग्रेज़ी का नहीं है, ई हिंदी का है, इकोनॉमिक्स अंग्रेज़ी का है। ई फॉर इकोनॉमिक्स इस सीरीज़ में हम आपसे मुखातिब होंगे, हम आपसे मिलेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ जटिल मुद्दों और जटिल विषयों को लेकर जो न्यूज़ में है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच एक इकोनॉमिक कंपैरिजन को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत का क्या है, पर कैपिटा इनकम से क्या मतलब, ऐसे कुछ करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज, अखबार में आ रहे मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन ये चर्चा बहुत ज़्यादा कठिन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी से लबरेज ना होकर आम बोलचाल की भाषा में होगी, ताकि आप मुद्दों को आसानी से समझ पाएं। इसीलिए इस सीरीज़ का हमने नाम दिया है ई फॉर इकोनॉमिक्स। ई से हम हिंदी हमारी बोलचाल की भाषा बताना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स से हम कठिन टर्मिनोलॉजीज़ जो हमें समझ में नहीं आती हैं वो बताना चाह रहे हैं। तो ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज़ से आप जुड़े रहिएगा। साथ में एक और बात, जैसा कि नाम है वैसी ही ये सीरीज़ होगी। इसमें ना ही प्योर इंग्लिश और ना ही शुद्ध हिंदी, एक हिंग्लिश में हम आपके साथ ये सीरीज़ प्रस्तुत करेंगे। आप आपके विषय जिनके बारे में आप विस्तार से समझना चाहते हैं, जो आपको कठिन लगते हैं, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट हैं, या जो अखबार में कई बार आते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और हम इन्हें विस्तार में किसी एक सीरीज़ में ज़रूर उठाएंगे। आज पहला मुद्दा शुरू करते हैं। पहला मुद्दा उस बात से लेकर है जो हम सब की चर्चाओं में है सुबह से शाम तक, और ये मुद्दा है भारत और पाकिस्तान का। तो पहला जो हमारी सीरीज़ का विषय होने वाला है वो इंडिया पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक कंपैरिजन होने वाला है कि आर्थिक दृष्टि से भारत और पाकिस्तान के बीच क्या कंपैरिजन है, भारत कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। एक कंपैरिजन से समझते हैं कि भारत की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी के कंपैरिजन में कहाँ है, भारत की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम के कंपैरिजन में कहाँ है, भारत में मिलिट्री पर, डिफेंस पर सालाना कितना खर्चा होता है और पाकिस्तान में डिफेंस पर, मिलिट्री पर कितना खर्चा होता है। इन मुद्दों के साथ ही ये भी बात करेंगे कि दूसरे स्ट्रेटेजिक कंपैरिजन्स क्या क्या हैं, जैसे कौन से भारत के दोस्त हैं, कौन से पाकिस्तान के दोस्त हैं, भारत की कमज़ोरियाँ कहाँ हैं, पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ कहाँ हैं। इन मुद्दों पर विस्तार से, तफसील से चर्चा करेंगे। बिना कुछ देरी करे मैं उस मुद्दे पर आना चाहूँगा। तो इट इज़ अ इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज ऑफ 2025। वैसे तो मन कहता है कि कंपैरिजन का सवाल ही नहीं है, वो बहुत अलग, हम बहुत अलग, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन करना हमेशा बेहतर होता है। वही हम करना शुरू कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ मुद्दों पर। पहला मुद्दा कंपैरिजन का है जीडीपी। एक देश के अंदर कितने रुपए मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं साल भर में बनती है, उसी को हम कहते हैं उस देश की जीडीपी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए भारत की भूमि पर साल भर में 4 समोसे बन रहे हैं, ठीक। चूंकि हमारी सीरीज़ है ई फॉर इकोनॉमिक्स, हर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास रहेगा। तो फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ कि असल में ये जीडीपी होता क्या है। मान लीजिए हमारी भारत की भूमि पर 4 समोसे बन रहे हैं और 4 स्टील की रॉड बन रही है, 2 पेन बन रहे हैं, 1 सीमेंट का बैग बन रहा है। हर समोसे की कीमत 2 रुपए है, हर स्टील की कीमत 1 रुपए है, हर पेन की कीमत 2 रुपए है और हर सीमेंट के बैग की कीमत 10 रुपए है। तो जीडीपी की परिभाषा होती है कि साल भर में कितने रुपए की वस्तुएं और सेवाएं भारत की भूमि में बनी हैं। बस कितने रुपए की वस्तुएं और सेवाएं बनी हैं, इसको जोड़ देते हैं। 4 समोसे बने, हर समोसा 2 रुपए का है,
तो 8 रुपए के समोसे बन गए इस देश में साल भर में, 4 रुपए का स्टील बन गया, 2 रुपए का टोटल पेन बन गए, और 10 रुपए की सीमेंट बन गई। द मॉनिटरी वैल्यू, मौद्रिक कीमत किस बात की? उन सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो एक देश की भूमि पर एक साल में बने हैं, यह है उसकी मॉनिटरी वैल्यू। 8 4 12, 2 14, 14 और 10 24, तो इस देश की जीडीपी हो जाएगी 24। आई होप यू गॉट कि जीडीपी होता क्या है। दिस इज जीडीपी। अब एक कंपैरिजन ले लेते हैं भारत और पाकिस्तान का। भारत की जीडीपी है 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स। चूंकि इंटरनेशनल कंपैरिजंस चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम भारत की करेंसी को पाकिस्तान की करेंसी से कंपेयर करें। हम एक सिंगल यूनिट से कंपेयर करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम 1 किलो फूल को या 1 किलो फल को सड़क की लंबाई से कंपेयर करें। कंपैरिजंस के यूनिट बराबर होने चाहिए, इसलिए बराबर कंपैरिजन के लिए हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, वो है डॉलर्स। भारत की जीडीपी अगर रुपए में बोलूं तो हम साल भर में 350 लाख करोड़ रुपए की वस्तुएं और सेवाएं बनाते हैं। जैसे यहाँ पर जीडीपी 24 थी, असल में भारत की जीडीपी है 350 लाख करोड़ रुपए। इसको जब आप डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, कुल मिला के आप इसको 80 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भारत की जीडीपी आती है वो 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स आती है। इसको जस्ट मिनट, मैं बिलियन में अगर लिखना चाहूं तो वो होगा 3900 बिलियन, 3900 बिलियन डॉलर्स भारत की जीडीपी है। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1000 बिलियन। तो बस मैंने डॉलर्स जो ट्रिलियन में लिखे थे उसको मैंने बिलियन में कन्वर्ट करा। ऐसा क्यों करा? क्योंकि पाकिस्तान इतना बड़ा है ही नहीं कि उसकी जीडीपी ट्रिलियन में जा पाए, उसकी जीडीपी बिलियन में है। उनकी जीडीपी है 340 बिलियन डॉलर्स। मतलब आप समझ रहे हैं भारत की जीडीपी पाकिस्तान से लगभग 10 टाइम्स है, 10 गुना बड़ी जीडीपी है भारत की। ऐसा सोचिए, भारत की जीडीपी 350 लाख करोड़ रुपए है, तो पाकिस्तान की जीडीपी 35 लाख करोड़ रुपए है। ऐसा सोचिए, भारत साल भर में 350 रुपए की वस्तुएं बनाता है, तो पाकिस्तान साल भर में 35 रुपए की वस्तुएं बनाता है। भारत, पाकिस्तान, और नीचे ले जा सकते हैं आप, ठीक। तो ये कंपैरिजन है कि भारत का डोमिनेंस है इकोनॉमिक स्फीयर में व्हेन कंपेयर्ड टू पाकिस्तान। अगला पॉइंट, हम बढ़ किस रफ्तार से रहे हैं, इसको कहते हैं हम जीडीपी ग्रोथ। आज हम 350 रुपया कमा रहे हैं या 350 रुपए की वस्तुएं और सेवाएं बना रहे हैं भारत में। अगले साल अगर हम 385 रुपए की वस्तुएं और सेवा बनाएं, 350 से 385, तो हम बोलेंगे भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 10% की है। 350 पे 10% जोड़ेंगे तो 385 आ जाता है। तो इसी को हम कहते हैं जीडीपी ग्रोथ, कि पिछले साल के मुकाबले इस साल आप किस रफ्तार से बढ़े हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इज समवेयर अराउंड 6.5%। हम साल दर साल औसत 5 से 6% से बढ़ रहे हैं। 350 लाख करोड़ की जीडीपी होने के बावजूद हमारी बढ़ोतरी बहुत बड़ी है। अब आप बोलेंगे कि सर 5-6% तो कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं होती। होती है जब आपका बेस जिस पे आप बढ़ रहे हैं वो बहुत बड़ा हो। उदाहरण के तौर पर समझिएगा इस कंसेप्ट को। अगर मैं कहूं कि अगले साल मुकेश अंबानी भाई, ठीक, और ये मैं, हम दोनों में से ज्यादा ग्रोथ किसकी होगी, तो आप शायद बोलेंगे मुकेश अंबानी की होगी, मुकेश अंबानी साहब की होगी। मैं बोलूँगा ऐसा नहीं है, मेरी होगी। मुकेश अंबानी इज टू बिग अ पर्सन। उनकी एनुअल इनकम मैं मान लेता हूँ हाइपोथेटिकली 5 लाख करोड़ है। ऐसा है नहीं, मैं मान लेता हूँ। अब 5 लाख करोड़ से वो अगले साल 10 लाख करोड़ नहीं कमा पाएंगे, लेकिन मैं ठहरा गरीब आदमी, मैं 100 रुपए आज कमाता हूँ, अगले साल मैं 200 रुपए कमा सकता हूँ, बहुत पॉसिबल है। तो मेरी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत बड़ी होगी, 100%। लेकिन मुकेश अंबानी साहब अगर 5 लाख करोड़ रुपए इस साल कमाते हैं
तो अगले साल 5.1 लाख करोड़ रुपए, 5.2 लाख करोड़ रुपए ही कमा पाएंगे। तो परसेंटेज टर्म्स में उनकी ग्रोथ बहुत कम होगी। जब आप एक बड़े नंबर पे ग्रो करेंगे तो आपका परसेंटेज ग्रोथ बहुत कम आएगा, लेकिन जब आप छोटे नंबर पे थोड़ी भी बढ़ोतरी देंगे तो आपका परसेंटेज ग्रोथ नंबर बहुत ज्यादा आएगा। भारत एक बड़ी जीडीपी है, 350 लाख करोड़, लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर। इसके बावजूद भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान एक बहुत छुटकू सी जीडीपी है, 340 बिलियन डॉलर। एक छोटी जीडीपी के बावजूद उसकी रफ्तार बढ़ने की बहुत कम है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन हमने करे इकोनॉमी के एस्पेक्ट पर कि भारत की जीडीपी, पाकिस्तान की जीडीपी, भारत किस रफ्तार से बढ़ रहा है, पाकिस्तान किस रफ्तार से बढ़ रहा है। ये हमारे भविष्य में और मजबूत होती आर्थिक क्षमता को भी दर्शा रहे हैं। आप बोलेंगे हाँ ये तो ऑब्वियस है। हाँ ऑब्वियस है, लेकिन आपको आंकड़े भी पता होने चाहिए कि जब हम बोलते हैं कि भारत पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत है तो किन मायनों में मजबूत है। आपको ऑब्जेक्टिवली, तथ्यात्मक तौर पे बोलते आना चाहिए, भावनाओं से परे। हाँ ये मेरी भावना है, ये मेरा विश्वास है कि भारत पाकिस्तान से मजबूत है, लेकिन तथ्य भी तो बताइए, किन तथ्यों पर। तब आप बोलिएगा जीडीपी के मुद्दे पर, जीडीपी ग्रोथ के मुद्दे पर। ये फैक्ट्स हैं। अभी और भी फैक्ट्स बाकी हैं जहां हम भारत और पाकिस्तान का एक कंपैरिजन करते चले जाएंगे। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि आपके देश की जीडीपी ले लीजिए, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ले लीजिए। जैसे भारत की जीडीपी है 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मतलब 140 करोड़। तो हर व्यक्ति के द्वारा कितनी आमदनी कमाई जा रही है वो आंकड़ा आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति औसत आय, ये एवरेज इनकम होगी। हाँ, तो पर पर्सन द एवरेज इनकम फॉर इंडिया इज अबाउट $2,800, $2,800 भारत में औसत एक व्यक्ति कमाता है, पर कैपिटा इनकम। ऑफ कोर्स ये दुनिया के कई देशों से काफी कम है। जैसे अगर अमेरिका की बात करूं, यूएसए की, तो वहां प्रति व्यक्ति आमदनी कुछ लगभग $60,000 के आसपास आएगी। वहां एक व्यक्ति औसत $60,000 कमाता है। भारत में एक व्यक्ति औसत $2,800 कमाता है। कम है, लेकिन अभी बात कुछ और चल रही है। अभी हम कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की आमदनी हमसे लगभग आधी है प्रति व्यक्ति के तौर पर। वहां पर औसत एक व्यक्ति $1,500 कमाता है। द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज अबाउट राउंड अबाउट डबल दैट ऑफ पाकिस्तान। यह भी एक मजबूत भारत की आर्थिक स्थिति का सूचक है। दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ इंडिया विज अ विज पाकिस्तान। विदेशी मुद्रा भंडार, जब हम विदेश के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो डॉलर में होता है। इसको हम हमारे एक बही खाते में लिखते हैं। उस बही खाते को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बही खाता है उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आ रही और खर्चा हो रही डॉलर की आमदनी लिखी जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भारत में आ रहे निवेश, एफडीआई, भारत से जा रहे निवेश, वो लिखे जाते हैं। इसका जो साल भर के आखिर में आंकड़ा आता है तो कुछ ऐसा आएगा कि या तो भारत में कुल मिला के एक्सपोर्ट के कारण या निवेश के कारण डॉलर आए, या फिर भारत से कुल मिलाकर इंपोर्ट के कारण या फिर बाहर भारतीय कंपनियों के द्वारा किए जा रहे निवेश के कारण डॉलर गए। कुल मिला के बैलेंस ऑफ पेमेंट का खाता डॉलर का देश में आना और डॉलर का देश से जाना, इसको रिकॉर्ड करता है। इसी को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अगर भारत में कुल मिलाकर साल के आखिर में डॉलर आएंगे तो ये हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में एक तिजोरी समझिए, जो आरबीआई के पास जिसकी चाबी है उसमें जमा होते चले जाएंगे। 1991 के बाद जब भारत ने अपनी इकोनॉमी दुनिया के लिए ओपन करी थी, तब से आज तक भारत में कुल मिलाकर सालाना तौर पर देश में डॉलर्स आए हैं।
इसका नतीजा यह है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार, प्राइमरीली डॉलर समझिए आप, डॉलर्स जमा होते चले गए। फिलहाल भारत का जो फॉरेन रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो 620 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। नाउ कंपेयर दिस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान हम सबको पता है बहुत बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो मात्र 8 बिलियन डॉलर है। 620 बिलियन डॉलर का खजाना डॉलर्स में पड़ा हुआ है हमारे पास, उनके पास 8 बिलियन डॉलर का खजाना पड़ा हुआ है, मात्र 8 बिलियन डॉलर का। तो ये भी एक और इंडिकेटर हुआ भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता हुआ। कुल मिला के आप देखेंगे लगभग 77 गुना भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार अधिक है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। एक और मुद्दा कंपैरिजन का देखते हैं भारत और पाकिस्तान का, वो है उधारियां। यहां पर बहुत बड़ा अंतर नहीं है और ये हमारे लिए चिंता की बात होनी चाहिए। क्या बहुत बड़ा अंतर नहीं है? भारत की सरकार, मेरा मतलब केंद्र सरकार, और हमारी राज्य सरकारें आमतौर पर ऐसा बजट चलाती हैं, इस प्रकार से अपनी आमदनी और खर्चे बनाए रखे हुए हैं कि आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा हैं। उदाहरण के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, केंद्र सरकार ने इस साल हमें बताया है कि वो कमाई करेंगे लगभग 35 लाख करोड़ की। ये उनकी आमदनी है इस साल की। जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें भारत सरकार 35 लाख करोड़ आप पर और मुझ पर टैक्स लगाकर, जीएसटी लगाकर, फीस फाइन लगाकर, अपनी कंपनी वगैरह बेचकर 35 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। ये उसकी इनकम है। और खर्चा कितना करने वाली है भारत सरकार? वो है 51 लाख करोड़ रुपए। आप बोलेंगे ये 1 मिनट रुको सर, ये कैसे हो रहा है? 51 लाख करोड़ का खर्चा कोई कर रहा है, 51 रुपए का खर्चा कर रहा है और कमा 35 रुपए रहा है। ये जादू होगा कैसे? ये जादू ऐसे होगा कि लगभग 16 रुपए की उधारी ली जाएगी। तो भारत सरकार 16 लाख करोड़ रुपए की उधारियां लेकर इस साल के अपने खर्चे पूरे करेगी। इसी को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। दिस इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 16 लाख करोड़ रुपए की उधारियां ले रही हैं। ऐसा इस साल करा, ऐसा पिछले साल करा, ऐसा पिछले के पिछले साल करा, ऐसा बरसों से करते आ रहे हैं। नतीजा, माथे पर उधारियों का बोझ बन गया है। ऐसा केंद्र सरकार करती है, ऐसा राज्य सरकारें करती है। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य सरकारों के ऊपर भारत में उधारियों का बोझ लगभग 160 लाख करोड़ से 170 लाख करोड़ के बीच है। कुल मिलाकर हमारी जीडीपी लगभग 350 लाख करोड़ है। उसका लगभग 80% भारत सरकार के ऊपर डेट है, केंद्र सरकार के ऊपर और राज्य सरकारों के ऊपर मिलाकर जीडीपी का 80% मतलब 160 से 170 लाख करोड़ रुपए बकाया है जो चुकाना है। ये वाला ग्राफ भारत मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के माथे पर उधारियां हैं। दैट विल टर्न समवेयर अराउंड 160 to 170 लाख करोड़ रुपए में लिखा है इसको। दैट इज अबाउट 80% ऑफ आर जीडीपी। ये एक चिंता की बात है कि इतनी उधारियां लेकर हमारी राज्य सरकारें और हमारी केंद्र सरकार अपने खर्चे चला रही है। ये अच्छी वित्तीय स्थिति, बहुत ज़्यादा अच्छी वित्तीय स्थिति नहीं है। कंपेयर करें पाकिस्तान से तो वहाँ की जो सरकार है उस पर भी डेट compared to their GDP is extremely high, that is 78%। कुल मिलाकर ये वाला फैक्टर भारत के लिए चिंताजनक है। इस कंटेक्स्ट में भारत सरकार खुद वाकिफ है और उसने कमिटी बनाई थी 2016 में, NK सिंह कमिटी। उसने रिकमेंड करा है कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर अपनी ये जो उधारियों का बोझ है जो कि लगभग 80% ऑफ जीडीपी पर चला गया है, इसको कम करके
सॉरी 40 नहीं 60% ऑफ जीडीपी पर लेकर आना है। दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ एन.के. सिंह कमिटी, भारत सरकार ने बनाई थी। उसने कहा है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर अपनी उधारियां कम करें, जो कि अभी 160 से 170 लाख करोड़ है, ये घटकर कम से कम 130-120 लाख करोड़ के आसपास होना चाहिए। फिलहाल इस पर बहुत ज़्यादा काम होता नहीं दिख रहा है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि दोनों के बीच डेट को लेकर क्या कंपैरिजन है। अगला मुद्दा कंपैरिजन का देखेंगे, दैट इज डिफेंस एक्सपेंडिचर, कि भारत सरकार अपने डिफेंस पर कितना खर्चा करती है और पाकिस्तान की सरकार उसके डिफेंस पर कितना खर्चा करती है। भारत सरकार क्या, अगर मैं रैंकिंग देखूं डिफेंस के खर्चों को पैरामीटर बनाकर, तो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा खर्चा डिफेंस पर कोई सरकार करती है तो वो हम हैं, भारत सरकार। पहला यूएसए है, दूसरा इज चाइना एंड थर्ड इज इंडिया। एब्सोल्यूट टर्म्स में हम लगभग 70 से 80 बिलियन डॉलर्स साल में हमारे डिफेंस पर खर्चा करते हैं। इसमें हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की सैलरीज हैं, हमारे इक्विपमेंट्स हैं, मेंटेनेंस है, गोला बारूद का खर्चा है, जहाज का फ्यूल है, एक्सेट्रा। 70 से 80 बिलियन डॉलर भारत सरकार का डिफेंस एक्सपेंडिचर है, दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट। फर्स्ट इज यूएसए। पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान का डिफेंस एक्सपेंडिचर मात्र 10 बिलियन डॉलर है, हमारा 80, उनका 10, उनसे लगभग 8 गुना ज्यादा भारत सरकार अपनी सुरक्षा पर, अपनी डिफेंस पर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर खर्चा करती है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है भारत के लिए। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सरकार का 1 रुपया खर्चा, हमारा लगभग 7 से 8 रुपया खर्चा। ये हमारी फोर्सेस को और मजबूत बनाता है और हमें एक अच्छा डिटरेंस प्रेजेंट करने का मौका देता है अगेंस्ट पाकिस्तान। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। पर्सोनल्स की बात करते हैं। कितने सैनिक ऑफिसर्स भारतीय सेना में हैं और कितने पाकिस्तान में हैं, यहाँ भी भारत ही बाजी मारता है। भारत की सेना में लगभग 14 लाख पर्सोनल्स हैं। नेवी, आर्मी और एयरफोर्स मिलाकर देयर आर अबाउट 14 लाख पर्सोनल्स। 1.45 मिलियन मतलब लगभग 14 लाख। वहीं पाकिस्तान के पास इसके मात्र आधे हैं, लगभग 6.5 लाख पर्सोनल ही हैं। इसमें मैंने 14 लाख का बाइफर्केशन दिया है। सबसे बड़ी हमारी जो फोर्स है वो आर्मी है। 14 लाख में से 12 लाख बिलोंग टू आर्मी, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है आर्मी। नेवी में 67,000, एयरफोर्स में 1,40,000। वहीं पाकिस्तान में भी प्रपोर्शन वही बैठ रहा है, 6.5 लाख हैं, लेकिन 5.5 लाख आर्मी में है, 24,000 नेवी में और 70,000 उनके एयरफोर्स में है। एक प्रकार से मैं ऐसा कह सकता हूँ, भारत के आर्मी पर्सनल्स आर जस्ट डबल ऑफ पाकिस्तान। उनके हर एक आर्मी पर्सनल के अगेंस्ट में भारत के 2 लोग हैं, 2 सैनिक या अफसर मौजूद हैं। ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दर्शाता है भारत का। स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज, सामरिक क्षमता क्या है हमारी, उनकी क्या है। दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होना अलग बात है और फिर इस टेक्नोलॉजी से हथियार इकट्ठे करते रहना, बनाते रहना अलग बात है। दोनों के पास ही, यहां पर मामला लगभग बराबरी का नजर आता है। दोनों के पास ही लगभग 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। वॉरहेड्स आप ऐसा समझिए, मिसाइल के ऊपर आप जो एक वेपन लगाएंगे, तो ऐसे 160 वेपन भारत के पास हैं जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं, और लगभग इतने ही वेपन्स पाकिस्तान के पास हैं जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं। तो कन्वेंशनल मेथड से भारत कहीं आगे है। कन्वेंशनल मेथड से मेरा मतलब है आर्मी की संख्या, आर्मी पर खर्चे, पर कैपिटा इनकम,
जीडीपी भारत कहीं आगे है। लेकिन जब न्यूक्लियर फैक्टर की बात हो रही है तो दोनों के पास समान मात्रा में न्यूक्लियर गोला बारूद मौजूद है। लगभग 160 से 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भारत के पास हैं और 165 से 170 वॉरहेड्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। नेवी नेवी में भारत जोर से बाजी मारता है। भारत के पास है एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता है वो जहाज जिससे कि प्लेन टेक ऑफ कर सके या फिर लैंडिंग कर सके जहाज पर, उसे हम कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं भारत के पास। उसमें से एक INS विक्रांत तो हमने इंडिजिनसली बनाया है, हमने खुद बनाया है। ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी देता है कि आप कहीं पर भी अपने जहाज को ले जाकर वहां से फ्लाइट को टेक ऑफ करवा सकते हैं और कहीं भी बमबारी करके आ सकते हैं। आपकी डिटरेंस, आपकी डिफेंस को बहुत मजबूत बनाता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर। पाकिस्तान के पास कितने हैं? 0। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है नेवी में और उनके पास 0। एयर पावर में भी भारत की क्षमता ही अधिक है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं है। पाकिस्तान के पास लगभग 400 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं और भारत के पास लगभग 600। मैं राउंड फिगर बोल रहा हूँ, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बट स्टिल इंडिया हैज़ एन एडवांटेज ओवर पाकिस्तान। दिस इज रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज। आगे देखते हैं अलायंसेस। हमारे साथ अलायंसेस कौन कर रहा है, हमारे साथ कौन खड़ा है बुरे वक्त में? पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है? क्योंकि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है हमारा, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे साथ कौन खड़ा है और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है। और एक बहुत अच्छी कहावत है अंग्रेज़ी में कि युद्ध से एक राज्य बनता है। उसको कहते हैं हम कि वॉर्स क्रिएट किंगडम्स। जब आप युद्ध करते हैं तो आप एक राज्य बना लेंगे, लेकिन अगर आप संधि करते हैं, अगर आप अलायंस करते हैं तो आप साम्राज्य बना लेंगे। अलायंसेस क्रिएट एम्पायर, बैटल्स क्रिएट स्टेट। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे दुनिया में दोस्त भी मौजूद हों कि हम जिनके साथ अलायंस कर सकें। उस पर बात करते हैं कि कौन पाकिस्तान के साथ अलायंस में है, कौन भारत के साथ। भारत की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। भारत कई समूहों का सदस्य है, कई संगठनों का सदस्य है। प्राइमरीली वी हैव द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद USA, रशिया, फ्रांस, क्वाड देश में US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इसको क्वाड कहते हैं। ये भारत के प्रमुख पार्टनर्स हैं। ये बात अलग है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने इनसे बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त नहीं करा, या हमने नहीं देखा कि ये कम से कम पर्दे पर आकर बहुत ज़्यादा भारत के पक्ष में बोले हैं। ये एक चिंता की बात है। लेकिन पाकिस्तान के पार्टनर्स कौन हैं? चाइना, टर्की, सऊदी अरेबिया। दीज आर द नेशंस प्राइमरीली हैविंग अलायंस विद पाकिस्तान। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात जो भारत की मजबूती को दर्शाती है वो है कि भारत किसी के साथ अलाइंड होता नजर नहीं आया है। भारत की अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नजर आई है। पाकिस्तान एक देश पर निर्भर है, दैट इज चाइना। तो भारत आज़ाद है अपने निर्णय लेने के लिए, पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। इट कैन नेवर थिंक टू गो अगेंस्ट चाइना। इट इज कंप्लीटली फॉर इट्स आर्म, फॉर इट्स फाइनेंसेस डिपेंडेंट ऑन चाइना। भारत किन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सदस्य है प्रमुखता से? पाकिस्तान किन का सदस्य है? इंडिया इज पार्ट ऑफ G20, इंडिया इज पार्ट ऑफ ब्रिक्स नेशन। वहीं पाकिस्तान इज लार्जली पार्ट ऑफ द नेशंस ईदर वेयर चाइना डोमिनेट्स। Pakistan is largely part of the forums where China dominates, or it has a religious angle.
तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान चाइना उसे ले गया वहाँ पर, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन टर्की इसी वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट करा है इस पूरे वॉर के दौरान, सिंदूर के दौरान। तो पाकिस्तान इज प्राइमरली टेकिंग बेनिफिट ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉरपोरेशन, वाइल इंडिया हैज प्राइमरीली G20, BRICS and Quad. Space capabilities, technological capabilities, industrial capabilities, भारत और पाकिस्तान की क्या है? भारत के पास खुद का एक रोबस्ट स्पेस प्रोग्राम है। इसरो एक बहुत रोबस्ट टेक्नोलॉजिकली साउंड बॉडी है। स्पेस कैपेबिलिटीज पाकिस्तान से कहीं अधिक है। भारत खुद की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। INS विक्रांत और तेजस आर इट्स क्लासिक एग्जाम्पल्स। न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत पृथ्वी, वायु और जल तीनों पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज रखता है। पाकिस्तान जल पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज नहीं रखता है। पाकिस्तान इज अ वेरी वीक नेवी। व्यापार के मामले में भी भारत पाकिस्तान से कहीं गुना आगे है। भारत सालाना तौर पर लगभग 1600 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है। पाकिस्तान सालाना 100 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है। आप समझ रहे हैं, ये 100 रुपए का व्यापार करता है, भारत 1600 रुपए का व्यापार करता है। तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस उसी का ज़्यादा होता है जो बड़ा व्यापारी है। भारत का इस मामले में, ट्रेड के मामले में, एक बड़ा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है। डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब होता है कि वो भारतीय जिनका ओरिजिन, जिनकी फैमिली में भी दादाजी, परदादाजी, दादी जी, परदादी जी, टू बी जेंडर न्यूट्रल, भारत से है, लेकिन पोता पोती, बेटा बेटी विदेश में बस गए हैं। तो ये पोता पोती, बेटा बेटी वुड बी कंसिडर्ड इंडियन डायस्पोरा। भारत का एक बहुत मजबूत इंडियन डायस्पोरा है। ये डायस्पोरा भारत में सालाना तौर पर 100 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस भेजता है, जो भारत के लिए एक बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार में एडिशन होता है। साथ में भारत का सॉफ्ट पावर भी बहुत मजबूत है, जैसे बॉलीवुड, योगा, द रिकग्निशन ऑफ बीइंग टेक्नोलॉजिकली साउंड कंट्री एक्सेट्रा। पाकिस्तान का कल्चरल इम्पैक्ट भी लिमिटेड है और उनका डायस्पोरा भी बहुत लिमिटेड है। स्ट्रैटेजिक वीकनेस, कुछ कमजोरियां भी हैं। बेहतर होता है कि युद्ध में अपनी कमजोरी पता चले, उससे बेहतर होगा कि शांति के वक्त अपनी कमजोरी को जानकर उस पर काम किया जा सके। पहली कमजोरी है कि भारत को दो तरफा लड़ाई लड़नी है, एक हमारी वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ और एक हमारी ईस्टर्न बॉर्डर्स पर चाइना के साथ। तो हमें दो बॉर्डर्स मैनेज करनी है। दूसरा, हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है आज भी पूरी तरीके से हम इस पे आत्मनिर्भर नहीं है और हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। भारत को आवश्यकता है कि इंडिजिनस देश के अंदर ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाए। यही वो दो पॉइंट कह रहे हैं जो मैंने आपको कंबाइन तौर पे समझा दिए। पाकिस्तान की बात करें तो उन्हें तो वीकनेस ही वीकनेस झेलनी पड़ रही है। पहला, इकोनॉमिक क्राइसिस, दे डू नॉट हैव इनफ फॉरेन करेंसी। दूसरा, जो उन्होंने टेररिस्ट को शरण दी है वही पाकिस्तान में उनके लिए एक बड़ी समस्या बनकर अब उभरने लगे हैं। For example, there are many differences within terrorist organizations also, and one terrorist organization often competes with another terrorist organization, and in the process there is violence. Pakistani state itself is a large supporter of one or other terrorist organizations, and they have themselves now put themselves under the security threat from these terrorist organizations. तो
खुद के द्वारा ही उत्पन्न आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के लिए भी अब चिंता का विषय बन गए हैं। और पाकिस्तान बहुत ज़ोर से उसके मिलिट्री सप्लाईज के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, पैसों के लिए एक ही देश पर निर्भर है, दैट इज़ चाइना। तो ये 3 बड़ी स्ट्रैटेजिक वीकनेस है जो हमें पता होनी चाहिए पाकिस्तान की, ताकि हम इनका उपयोग करके अपनी कैपेबिलिटीज़ को और बेटर कर पाएं। कुल मिलाकर इकोनॉमिक पावर के मामले में भारत मजबूत है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रांग है, दुनिया में प्रभुत्व भारत का अधिक है, और सेल्फ रिलायंस के मामले में हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान तो बढ़ भी नहीं रहा है। की टेक अवे इस पूरे डिस्कशन से हम ये समझे हैं कि हमें अपने अलायंसेस मजबूत करने हैं दुनिया के साथ, ताकि हम एक मजबूत पक्ष प्रस्तुत कर सकें भारत का दुनिया के सामने। भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग बेहतर हो रही है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ हमें और बेहतर करनी है। कुल मिलाकर इस डिस्कशन को अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो 2 चीज़ हैं भविष्य के लिए जो भारत को बढ़ानी होंगी। पहला, डिटरेंस, भय। पड़ोसी को भय रहे कि अगर वापस से कोई आतंकवादी हमला करा तो उसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। और दूसरा, प्यूनिटिव एक्शन। प्यूनिटिव एक्शन का मतलब होता है बड़ी सज़ा। हम भय उत्पन्न करें, किस बात का भय? भविष्य में अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो इसकी बड़ी सज़ा मिलेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आर्थिक तौर पर भारत सक्षम हो, मिलिट्री तौर पर भारत सक्षम हो। तीनों अंग हमारी सेनाओं के, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, कहीं गुना पाकिस्तान से मल्टीपल टाइम्स शुड हैव मल्टीपल कैपेबिलिटीज़। सो आई होप आपको ये आर्थिक स्ट्रेटेजिक कंपैरिजन भारत और पाकिस्तान के बीच का समझ आया होगा। हम ऐसे ही और मुद्दों पर अक्सर मिलेंगे हमारी ई फॉर इकोनॉमिक सीरीज़ में, जहां हम जटिल विषय को आसान हिंदी प्लस अंग्रेज़ी भाषा में समझाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस।